हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी के 7वें अध्याय को, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पौधे और जंतुओं के बारे में कि वो अपनी किस प्रकार की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके उनको नियंत्रित या उनमें तालमेल बिठाने का काम करते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है। क्या होता है नियंत्रण और समन्वय का मतलब? तो जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम यानी कि कई प्रकार के जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग पोषण हमने पढ़ा था, श्वसन हमने पढ़ा था, उत्सर्जन, ये सभी जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। तो इन सभी के बीच में तालमेल बिठाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। और बात करें उद्दीपन की, तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन कुछ भी नहीं, एक प्रकार का परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो, जैसे मान लो सर्दी आ गई, तो सर्दी आ गई तो हम लोग सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। गर्मी आ गई तो गर्मियों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में हमें धूप ज्यादा पसंद होती है, गर्मियों में हमें छाया ज्यादा पसंद होती है। तो ये हम इस प्रकार से एक्ट करते हैं जिस प्रकार से हमारा वातावरण है। तो वातावरण में जो परिवर्तन आ रहे हैं, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, जिसके अनुरूप हम कोई प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करते हैं, उन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन में क्या हो सकता है? प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ये सब कई प्रकार के उद्दीपन हो सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर कोई खाना बन रहा है तो हमें उसकी सुगंध आती है, तो वो भी एक प्रकार का उद्दीपन है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कोई भी उद्दीपन होगा, कोई भी पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होगा, तो हमारे जैसे सर्दी आ गई तो हम लोग स्वेटर पहनेंगे, टोपी पहनेंगे। पौधे ये सब नहीं करते। यानी कि अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति पौधे और जंतु जो अनुक्रिया करते हैं, वो सब क्या होती है? अलग अलग होती है। आगे हम लोग देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से किया जाता है। जंतुओं में विशेषकर हम मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो मनुष्यों में किस प्रकार से जो है वो नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। तो मनुष्यों के अंदर कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रण और समन्वय के लिए दो तंत्र होते हैं। एक तंत्रिका तंत्र होता है और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। क्या होता है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। तो अभी आप ये समझें कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो नियंत्रण होता है दो प्रकार से किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। ये तंत्रिका तंत्र है और ये हमारा अंतःस्रावी तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका यानी जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, उसकी कोशिका को हम तंत्रिका बोलते हैं, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन और हमारे पेशी ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? नियंत्रण और समन्वय करते हैं। इस जो किसका भाग होता है? ये तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो भी तंत्र है, जो भी ऊतक है, वो किसका बना होता है? वो हमेशा कोशिकाओं का बना होता है, सेल का बना होता है। और अलग अलग कोशिकाओं के नाम होते हैं। जो हमारा शरीर का तंत्रिका तंत्र है, उस कोशिका का बना होता है, उस कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन का जाल सा होता है और न्यूरॉन ही जो क्या करता है? ये सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं ग्रही या रिसेप्टर क्या होते हैं। ग्रही का मतलब होता है ग्रहण करने वाले। क्या ग्रहण करने वाले? सूचना ग्रहण करने वाले। यानी कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीजें या ऐसे अंग जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रही अंग कहते हैं। ग्रही अंगों में जैसे आप लोगों को, हमारे घरों के पास कोई मंदिर है, घर के पास के मंदिर में हमें कोई भजन सुनाई दे रहा है या कोई आरती सुनाई दे रही है, तो हमें वो सुनाई किससे दे रही है? हमारे कानों से सुनाई दे रही है, न कि हमारी आंखों से। यानी कि वो एक उद्दीपन है और उस उद्दीपन को ग्रहण कौन कर रहा है? हमारे कान कर रहे हैं। हमारे घर में कोई भोजन पका है, उस भोजन की सुगंध को ग्रहण कौन कर रहा है? फिर हमारे कान ग्रहण नहीं करेंगे, फिर हमारा नाक उस उद्दीपन को ग्रहण करेगा। यानी कि जो हमारे शरीर का अंग उद्दीपन को ग्रहण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रही अंग कहते हैं। ग्रही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्रही हमारी ज्ञानेंद्रियों में
स्थित होते हैं। बस इतना ध्यान रखें, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से आप लोग पॉइंट ध्यान रखें। उदाहरण के लिए कान जो होता है वो सुनने का स्वर्णग्राही होता है, यानी कि सुनने में काम आता है। आंख जो होती है वो हमारी प्रकाशग्राही होती है, यानी कि कोई चीज जो देख पाते हैं वो आंख की वजह से ही देख पाते हैं। त्वचा जो होती है हमारी वो तापग्राही होती है, यानी कि हम कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है इसका पता भी हम लोग किसके द्वारा लगा पाते हैं, त्वचा के द्वारा। नाक हमारा घ्राणग्राही होती है, यानी कि ये गंध का पता लगाता है। और हमारी जीभ जो होती है वो कैसी होती है, रस संवेदीग्राही होती है, यानी कि यह स्वाद का पता लगाती है। तो ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, जीभ हो गई, हमारा नाक हो गया और हमारा स्किन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। कोशिका के समूह से ही तो ऊतक बनता है, ऊतकों से ही तो हमारा तंत्र बनता है, यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र ऊतकों से बना है और वे ऊतक कोशिकाओं से बने हैं और उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होता है न्यूरॉन को कहा जाता है। और ये न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन है हमारा। और न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक सबसे आगे ऐसी बालों जैसी संरचनाएं होती है, इस बालों जैसी संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों द्रुमिका। फिर हमारा एक गोल भाग आता है बीच वाला मुख्य भाग, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका काय, यानी कि सेल बॉडी। उसके बाद एक लंबी संरचना आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये 3 भाग होते हैं, तीनों भाग के अपने अपने अलग कार्य होते हैं। कार्य आप यहां से समझें। द्रुमिका या डेंड्राइट क्या काम करती है, तो डेंड्राइट काम करती है कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती है जो सूचना को प्राप्त करती है। यानी कि जो सूचना है इसको प्राप्त करने का काम कौन करेगा, ये जो धागे जैसी संरचनाएं होगी, जो डेंड्राइट होगी, ये सूचनाओं को प्राप्त करेगी। सूचना प्राप्त करने के बाद इस कोशिका काय में आएगी। तो कोशिका काय क्या काम करता है, प्राप्त की गई रासायनिक सूचनाओं को विद्युत आवेग में बदलता है। कई बार क्वेश्चन यहीं से भी बनता है दोस्तों कि हमारी तंत्रिका तंत्र के अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो किस रूप में होता है, विद्युत आवेग के रूप में होता है। और विद्युत आवेग में बदलने का काम कौन करता है, तो हमारी तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय होता है, ये वाला भाग, ये जो है वो रासायनिक सूचना को विद्युत आवेग में बदलने का काम करता है। तीसरा हमारी एक्सॉन, ये जो लंबी सी लाइन आपको नली जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, यानी कि तंत्रिकाक्ष। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक ले जाने का कार्य करते हैं। द्रुमिका तक यानी कि ये जो है एक्सॉन क्या कार्य कर रहा है कि कोई भी सूचना को यहां से लेके जाएगा, फिर अगली जो ये डेंड्राइट है यहां तक ले जाने का काम करेगा, यानी कि अगले न्यूरॉन की, अगला न्यूरॉन है। और ये न्यूरॉन कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो लाखों, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। तो लाखों न्यूरॉन होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का काम जो है, सूचना को ले जाने का काम कौन करेगा, एक्सॉन से होकर जाएगी, यानी कि एक्सॉन ये कार्य करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारे कुछ परिभाषाएं जरूर पूछी जाती है कि सिनेप्स से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, अनुक्रिया क्या होती है। इन परिभाषाओं को आप जरूर समझें। सबसे पहला है अंतग्रथन या सिनेप्स किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको 2 न्यूरॉन दिख रहे होंगे, 2 तंत्रिका कोशिकाएं दिख रही होगी, इसके बीच में कुछ खाली जगह है, इसी खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, इसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स में आपको देखो ये पर्पल कलर के कुछ डॉट दिख रहे होंगे ऐसे, और इन डॉट को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। याद नहीं रखना है, फिर भी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जो विद्युत आवेग आता है इसको बाद यानी कि इलेक्ट्रिक जो भी आवेग आएगा उसको वापस रासायनिक आवेग में चेंज करने का काम करेंगे। यानी कि जो भी डेंड्राइट होता है, जो द्रुमिका होती है, उसके पास जो सूचना पहुंचती है वो कैसी होती है, रासायनिक होती है। और उस रासायनिक सूचना को विद्युत आवेग में बदलने का काम कौन करता है, हमारा कोशिका काय करता है। यानी कि इस बीच में हमारी पहले जो संरचना, यहां से जो सूचना आ रही थी ये कैसी थी, ये विद्युत आवेग में थी। तो अपने को ऐसा लगता है कि विद्युत आवेग में सूचना आ रही है तो अगली डेंड्राइट तक भी विद्युत आवेग में पहुंचेगी, ऐसा नहीं होता। इनके बीच में जगह होती है, जगह को सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स में होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर
और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, इस विद्युत आवेग को वापस किस में चेंज करते हैं, रासायनिक आवेग में चेंज करते हैं। और ये रासायनिक आवेग वापस इसी जो है डेंड्राइट ग्रहण करता है, यानी कि द्रुमिका, फिर वापस इस कोशिका काय में आती है, फिर ये कोशिका काय वापस इसको क्या करता है, विद्युत आवेग में चेंज करता है, फिर ये आगे विद्युत आवेग आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पे वापस न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो वापस इस विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में परिवर्तन कर देंगे, और उसके बाद वापस इस प्रकार से क्रम चलता रहता है, और ऐसे ही लाखों न्यूरॉन से होकर हमारी सूचनाएं आगे से आगे प्रवाहित होती रहती है। तो बात यह है कि सिनेप्स किसको कहते हैं कि दो तंत्रिकाओं के बीच में, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या कहते हैं, प्रतिवृत्ति यानी कि किसी काम के उल्टा, यानी कि उसके रेस्पॉन्स में कोई काम करना, वो होती है प्रतिवृत्ति क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, यानी कि कोई आपको, जैसे मान लो आपको करंट लग गया, तो करंट लग गया तो आप वहां से हाथ, हम लोग जो है हाथ वहां से धीरे धीरे नहीं हटाते, एकदम से हाथ हटा लेते हैं। यानी कि किसी भी उद्दीपन के प्रति हम जो अचानक क्रिया करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया। और ये प्रतिवृत्ति क्रिया जो हमेशा किसके द्वारा होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती है, मेरुरज्जु के द्वारा की जाती है। मस्तिष्क के बाद, मस्तिष्क को जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी देर बाद में पहुंचती है। ये बहुत जल्दी करने का काम होता है, और जल्दी करना होता है तो ये सूचना मस्तिष्क तक जाएगी, उसके बाद वापस आएगी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत तुरंत होता है, तुरंत होता है। इसका जो है रिस्पॉन्स कौन देता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु इसका काम करती है। उदाहरण भी दे रखा है दोस्तों, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हम हाथ जो है तुरंत पीछे हटा लेते हैं। इसी प्रकार की जो तुरंत क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्रतिवृत्ति क्रिया। प्रतिवृत्ति चाप किसको कहते हैं, ये प्रतिवृत्ति चाप कुछ नहीं, एक रास्ता होता है। यानी कि जैसे ही आपने किसी गर्म वस्तु को छू लिया तो फिर वो तुरंत सूचना जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगी, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत सूचना वापस भेजेगी, और जिस पथ पर ये सूचना जा रही है और जैसे वापस आ रही, इस पूरी की पूरी मार्ग को क्या कहेंगे, प्रतिवृत्ति चाप कहेंगे। तो प्रतिवृत्ति क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम लोग प्रतिवृत्ति चाप कहते हैं। और यहां से इस इमेज को आप थोड़ा जूम करके जरूर देखें कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवृत्ति चाप का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आप कैसे बनाएंगे, तो आप देखें ये हमारी जो है त्वचा है, त्वचाग्राही अंग है। तो यहां से इनको पता चला कि जो है हमारे गर्म हाथ टच हो गए हैं, किसी गर्म वस्तु के हमारे हाथ टच हो गए हैं। तो यहां से सूचना जो है एक संवेदी तंत्रिका कोशिका से होते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु तक पहुंचेगी। मेरुरज्जु में एक कोशिका होती है जिसका नाम है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। जूम करके देख लें दोस्तों, यहां से हो नहीं रहा है। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्स करती है कि यह हाथ हमारा जो है उस वस्तु के लगा रखने देना है या हाथ को हटाना है या क्या करना है। तो ये तुरंत रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्स करके इस रेस्पॉन्स को भेजेगी वापस दूसरी कोशिका से। दूसरी कोशिका को हम कहेंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होते हुए हमारी पेशी में आएगी, और ये पेशी तुरंत हाथ जो है वहां से हटा लेगी। यानी कि ग्राही अंग, ग्राही अंग से फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका से होते हुए हमारी मेरुरज्जु में सूचना पहुंचेगी। मेरुरज्जु में प्रतिचारण तंत्रिका कोशिका होती है, वहां से फिर प्रेरक कोशिका से होते हुए हमारी जो मसल है, मांसपेशी है, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वहां से हाथ हटा लिया जाएगा। तो ये एक तो हमारा नामांकित चित्र है, इसको भी ध्यान रखें। अब जो हमारी परिभाषा है वो बहुत ही आसान है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान होने, प्रतिवर्ती क्रिया जो है जिस के दौरान जो विद्युत आवेग है वो जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अनुक्रिया क्या होती है, अनुक्रिया का मतलब प्रतिक्रिया। ये प्रतिवर्ती क्रिया और अनुक्रिया में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी उद्दीपन के बाद उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। जैसे ही सर्दी हुई, हमने स्वेटर पहना, टोपी पहनी, तो हमने उसके प्रति जो अनुक्रिया की है, यानी कि किसी भी उद्दीपन के प्रति जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको अनुक्रिया कहते हैं। लेकिन ये रेस्पॉन्स अगर बहुत ही तेज हो रहा है, अचानक हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया में काउंट करेंगे। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया मनुष्यों में 3 प्रकार की होती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की अनुक्रिया होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, एक ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, एक मिनट, एक ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, एक अनैच्छिक होती है, और एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया को हमने पढ़ लिया कि मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है, और उदाहरण दे रखा है गर्म वस्तु को हाथ से छूने पर। ऐच्छिक यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार काम होते हैं, यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब हम अपनी काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो मर्जी से काम हो रहा है, उन मर्जी से होने वाले काम को कंट्रोल कौन करता है, हमारा अग्र मस्तिष्क करता है। और ये कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है।
अनैच्छिक क्रियाओं में जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ये सब कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारे मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यहां से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आगे पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आते जाएंगी बातें। अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन की कार्य प्रणाली, यानी कि न्यूरॉन किस प्रकार से काम करता है। न्यूरॉन के काम करने की तरीका हमने एक बार बता भी दिया, फिर बता देता हूं कि जैसे ये सेल बॉडी है, यहाँ पे ये डेंड्राइट लगे हुए हैं, ये एक्सॉन है, उसके बाद ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। अगला है यहाँ पे जो है खाली जगह है जिसको हम लोग सिनेप्स बोलेंगे। फिर ये अगला तंत्रिका है, ये अगली डेंड्राइट है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, और ये अगली तंत्रिका का एंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये रिसेप्टर से टच होगा। रिसेप्टर यानी कि ग्राही अंग, ग्राही अंग से जानकारी लेगा, और डेंड्राइटिक टिप यानी कि डेंड्राइट यानी कि द्रुमिका से होते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त की जाती है, और उसके बाद इसको विद्युत आवेग में चेंज किया जाता है। यानी कि पहले जो है ये रासायनिक क्रिया के रूप में इसको द्रुमिका के द्वारा वो जानकारी सूचना इकट्ठा की जाती है, फिर इसको विद्युत आवेग में पैदा किया जाता है। ये आवेग जो है कोशिका शरीर तक और फिर जो है एक्सॉन से होते हुए अंत तक यात्रा करता है। यानी कि पहले सेल वॉल में, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाते हुए फिर जो एक्सॉन से होते हुए, एक्सॉन है, एक्सॉन से होते हुए कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचना चाहता या पहुंचता है। विद्युत आवेग के प्रभाव में एक्सॉन के अंत में कुछ रसायन निकलते हैं, यानी कि एक्सॉन के अंत में जो है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो ये अंत में जो है इसको किस में चेंज कर दिया जाता है? ये रासायनिक आवेग में चेंज कर दिया जाता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं, यानी कि सिनेप्स यानी कि बीच के भाग को पार करते हैं, और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में एक समान विद्युत आवेग शुरू करते हैं। यानी कि अगले डेंड्राइट में फिर ये रासायनिक आवेग जो है उसके अंदर ट्रांसफर होंगे। अगला डेंड्राइट इस रासायनिक आवेग को ग्रहण करेगा, फिर इस कोशिका काय को भेजेगा, कोशिका काय इस रासायनिक आवेग को विद्युत आवेग में बदलेगा, और विद्युत आवेग में बदलने के बाद ही एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरे तक, फिर अगले कोशिका तक ऐसे ही पहुंचता रहेगा। समान सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को न्यूरॉन से अन्य कोशिकाओं, यानी कि न्यूरॉन से अन्य कोशिकाओं, यानी कि लास्ट जो न्यूरॉन हो फिर उससे जो है वो अलग मांसपेशी या अन्य कोशिका तक पहुंचेगा, और वहां से जो है वो किसी प्रकार की जो मस्तिष्क द्वारा कोई भी अनुमति ग्रहण करेगा। तो ये सारी बातें हमारे न्यूरॉन की कार्य करने की प्रणाली। अब बात करें हमारे मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र में हम लोग दो भाग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन, यही हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग है। तो इनको हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। मेरुरज्जु में कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले एक रास्ते के बंडल में मिलती है। यानी कि सभी जो न्यूरॉन है वो सब कहाँ किससे जुड़े होते हैं? वो सभी मेरुरज्जु से जुड़े हुए होते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, यानी कि ये भी न्यूरॉन्स की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। और सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं, ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं। यानी कि कोई अगर जटिल क्रिया है, जटिल कार्य करना है, फिर ये जो कोई काम का रेस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं देगी, फिर उसका रेस्पॉन्स कौन करेगा? हमारा दिमाग करेगा, यानी कि मस्तिष्क करेगा। जो शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र है, मस्तिष्क जैसा मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS का निर्माण करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। हमारा मनुष्यों का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क यानी कि इसको फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। 3 प्रकार का हमारा मस्तिष्क होता है, और तीनों मस्तिष्क का कार्य अलग अलग होता है, और ज्यादा डिटेल में हमारे है भी नहीं NCERT में, जितना है उतना मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, आप लोग इसको ध्यान से सुने। बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो ये मस्तिष्क का जो है सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है, और ये 2 भागों में बटा हुआ होता है।
पहली बात तो सबसे बड़ा भाग भी अग्र मस्तिष्क होता है। ये इसके दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है सेरेब्रम और एक डायेंसेफेलॉन होता है। ये बहुत कम होता है, मुख्य भाग जो होता है हमारा सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। आज आप साइंस पढ़ रहे हो, अगली क्लास हो सकता है आप एसएसटी की या मैथ की ले रहे हो, या फिर आपको मैथ सॉल्व करनी है, क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी काम करना है, तो वो सारे के सारे जो आप काम सोच के जो भी काम कर रहे हो, हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हमारे सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि हमारा मुख्य सोचने वाला भाग जो है वो कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। डाइंसेफेलॉन क्या काम करता है? ये अग्र मस्तिष्क के भाग, इसमें जो एक तो लिखा हुआ है कि यहाँ से एक पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मटर के आकार की एक ग्रंथि होती है, इससे जुड़ी हुई होती है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है इसका एक भाग होता है थैलेमस, इसी भाग में होता है, और हाइपोथैलेमस वही बोलते हैं उसको, और ये हमारे भूख और प्यास का केंद्र होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मनुष्यों के मस्तिष्क में भूख और प्यास का केंद्र कौन सा होता है? तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के दो भाग परम मस्तिष्क और डायेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन में होता है हमारा हाइपोथैलेमस, इसी को हम लोग भूख और प्यास का केंद्र भी कहते हैं। यानी कि भूख कंट्रोल किसके द्वारा होती है? भूख को कौन बताता है कि हमारे शरीर में एनर्जी की आवश्यकता है, हमारे को भूख लग गई, हमारे को खाना खाना चाहिए, ये हमें शो करता है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है। तो ये मुख्य सोचने वाला भाग, यानी कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी काम करने की सोच रहे हो, कर रहे हो, ये हम किसके द्वारा कर रहे हैं? अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम के द्वारा कर रहे हैं। सूचनाओं को याद करना, यानी कि कोई भी चीज, अगर आप साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस याद कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर, तो आप किसके द्वारा कर रहे हो? अग्र मस्तिष्क के द्वारा कर रहे हो। हमारा वो काम कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क कर रहा है। ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क, यानी कि जितने भी आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ हाथ से उठाना है, रखना है, सोना है, जो भी आप ऐच्छिक कार्य कर रहे हो, उनका कंट्रोल हमारा अग्र मस्तिष्क कर रहा है। भूख से संबंधित केंद्र हाइपोथैलेमस में है, और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उसका भी थोड़ा बहुत कंट्रोल अग्र मस्तिष्क करता है। तो ये कार्य जरूर आप लोग ध्यान में रखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। ये छोटा सा भाग होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है, यानी कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में यह स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क बहुत छोटा सा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क को मेडुला तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। यानी कि जो प्रमस्तिष्क यानी कि जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम को इस स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कौन करेगा? ये मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क करेगा। मध्य मस्तिष्क के कार्यों की बात करें तो ये आंख के पुतली का जो आकार है, कभी आंख की पुतली बड़ी होती है, छोटी होती है, उसके आकार में परिवर्तन, सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण वैसे कौन करता है? वैसे हमारी करती है स्पाइनल कॉर्ड करती है, मेरुरज्जु करती है। लेकिन जो हमारे सिर, यानी कि जैसे आपकी गर्दन में किसी ने जो है वो सुई चुबो दी गर्दन पे, तो फिर वो जो है आपको इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका जो रेस्पॉन्स है हमारे को कौन देगा? वो हमारे को मध्य मस्तिष्क देगा, न कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु का उसमें कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरुरज्जु गर्दन और सिर पर जितने भी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है उनका नियंत्रण हमारा मध्य मस्तिष्क करता है। तो इस प्रकार का हमारा ब्रेन होता है। ये हमारा ब्रेन है, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये सारा का सारा हमारा अग्र मस्तिष्क है। ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा मध्य मस्तिष्क है। और ये आपको ब्लू कलर का जितना भी दिख रहा है ये हमारा पश्च मस्तिष्क है दोस्तों। ठीक है, अग्र मस्तिष्क हमने दो भाग पढ़े, एक होता है हमारा सेरेब्रम और एक होता है हमारा डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन में हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो भूख का केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है कि सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और जो हमारी पुतली होती है आंख की, उसके आकार में परिवर्तन को भी कंट्रोल कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अब बात करते हैं हम लोग पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है सेरेबेलम, वो सेरेब्रम अलग था, सेरेबेलम अलग है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही जटिल भाग होता है ये हमारे शरीर। एक होता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा होता है पॉन्स। ये तीनों भाग किसके होते हैं? पश्च मस्तिष्क के होते हैं। अनुमस्तिष्क की बात करें तो बहुत ही जटिल संरचना है। अनुमस्तिष्क
प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे पक्ष भाग की ओर स्थित होता है। ऐच्छिक मांसपेशियों की गति का नियंत्रण और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम, ऐच्छिक नहीं यहाँ पे अनैच्छिक करेंगे दोस्तों। अनैच्छिक मांसपेशियों की गतियों का नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है। ऐच्छिक का तो कौन करता है, वो हमारा प्रमस्तिष्क करता है, यानी कि हमारा सेरेब्रम करता है। तो सेरेब्रम ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है और अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ये छोटा दिमाग जो होता है अनुमस्तिष्क, इसका नियंत्रण जो हो किसके द्वारा होता है, या फिर ये है क्या, ये अनुमस्तिष्क है यानी कि सेरेबेलम है। और ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है, यानी कि संतुलन का काम करता है। ये बैलेंस बनाने का काम जो है वो अनुमस्तिष्क करता है, साथ ही अनैच्छिक गतियों का भी नियंत्रण करता है। फिर बात करें मेडुला की, तो ये मेडुला कौन सा, ये ब्लू वाला भाग दिख रहा है, ये मेडुला है। मेडुला में अन्य बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, यानी कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है। मेडुला के पीछे का भाग मेरुरज्जु से संबंधित, मेडुला जो है ये मेडुला, ये पीछे किससे जुड़ा होता है, ये स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। इसके द्वारा संवेदनाओं एवं प्रेरणाओं का संचार मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुला का काम क्या होता है, ये हृदय की धड़कन, सांस की गति, वमन यानी कि जो हमारे को उल्टी वगैरह होती है उसको, लार आने को, ब्लड प्रेशर को, इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। और पॉन्स की बात करें तीसरा, तो ये पॉन्स जो बीच का जो थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग पॉन्स बोलते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। बस तीनों के बारे में एक बार वापस सुने। अनुमस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, यह हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का काम और अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। हृदय की धड़कन, सांस लेने की दर यानी कि गति, वमन यानी कि उल्टी आना, इन सभी, ब्लड प्रेशर, इन सभी की कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला करता है। और हमारे श्वसन को नियंत्रण करता है कौन, वो करता है पॉन्स करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होती है ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो नाजुक होते हैं तो इनको बचाना बहुत जरूरी है और बहुत ही इनके ऊपर पूरी की पूरी जो है वो कवरिंग होनी जरूरी है, बहुत सेफ रखना जरूरी है। तो सेफ कैसे रखा जाता है, तो मस्तिष्क जो होता है हमारा ब्रेन, ये ब्रेन जो होता है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कठोर बॉक्स होता है और इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम के बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क फिट रहता है। क्रेनियम के अंदर भी एक तरल से भरे हुए गुब्बारे के अंदर रहता है, जो क्या करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। यानी कि कोई भी शॉक ऑब्जर्वर, यानी कि कोई शॉक लगता है, कोई भी चोट लगती है, तो उस चोट को जो है वो अवशोषित कर लेता है। तो इसका काम कौन करता है, ये तरल पूरित गुब्बारा। और ये किसके अंदर होता है, एक हड्डियों के बॉक्स के अंदर होता है और इस हड्डियों के बॉक्स को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है, यानी कि स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड हमारे को जो रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकोड जिसको बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी स्पाइनल कोड होती है। कई बार हम लोग रीढ़ की हड्डी को ही स्पाइनल कोड समझ लेते हैं, नहीं, रीढ़ की हड्डी अलग होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है ऐसे, रीढ़ की हड्डी सुरक्षा देती है किसको, अंदर स्पाइनल कोड को। अब हम बात करते हैं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, यानी कि कुछ लिमिट है इसकी। क्या लिमिट है कि हर जगह ये तंत्रिका तंत्र काम कर पाता है कि नहीं कर पाता, हर जगह ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं जगह काम कर पाता है जहां तंत्रिका होती है, तंत्रिका कोशिकाएं अवेलेबल होती है, तंत्रिकाएं कोशिकाएं हमारी मेरुरज्जु या मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, वही काम करता है। जहां नहीं जुड़ी हुई है वहां ये काम नहीं करता। दूसरा, इसकी जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी कमी है, वो एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद नया आवेग उत्पन्न करने के लिए, अपनी कार्य सुचारू करने के लिए कुछ समय लेता है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। दो बहुत बड़ी कमियां होती है। एक तो ये कमी होती है कि हर जगह हमारी तंत्रिका कोशिकाएं अवेलेबल नहीं होती, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसलिए जो हमारा जो भी काम करती है, जो भी विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, उत्पन्न करने के बाद दूसरा आवेग उत्पन्न करने के लिए इसको समय चाहिए होता है। तो ये इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का काम करना दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग, और उसको हम बोलते हैं रासायनिक संचरण। रासायनिक संचरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि रसायनों के द्वारा, केमिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इन केमिकल को हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो इन हार्मोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं ग्रंथियों के द्वारा, अंतः स्त्रावित ग्रंथियों के द्वारा ये हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। और हार्मोन एक प्रकार के रसायन होते हैं, और रसायन होने के कारण इसको हम बोलते हैं रासायनिक संचरण।
विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने यानी कि लिमिट को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया जाता है। अब रासायनिक संचरण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं पादपों के अंदर किस प्रकार से समन्वय होता है, इनकी पौधे जो है किसी उद्दीपन के प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं, किस प्रकार से उसको रेस्पॉन्स देते हैं। तो पौधे जो है उद्दीपन के प्रति जंतुओं की तरह उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ब्रेन स्पाइनल कोड नहीं होती, तो जंतुओं से इनका पूरा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जो होती है वो पूरी अलग होती है। इनकी जो अनुक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। रेस्पॉन्स दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जिसको वृद्धि से कोई लेना देना नहीं, पौधे जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन आपने देखा होगा पौधों के अंदर जो तना पहले पतला था फिर तना मोटा होता है, पौधे की ऊंचाई बढ़ती है, जड़ों की गहराई बढ़ती है। ये जो वृद्धि होती है, ये गति होती है, ये वृद्धि के कारण होती है, यानी कि एक वृद्धि के कारण गति होती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमने यही एग्जाम्पल पढ़ा है, तो इसी को आप लोग ध्यान में रखें। छुई मुई का पौधा, तो छुई मुई के पौधे को टच करते ही उसकी सारी की सारी जो पंखुड़ियां होती है या फिर जो पत्तियां होती है वो सारी क्या हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने का ये क्या कारण है, इसमें ना तो तने की हाइट बढ़ रही है, ना तने की लंबाई, ना जड़ की लंबाई बढ़ रही है, तो ये होती है वृद्धि से मुक्त गतियां। ये दोनों ही पढ़ेंगे, वृद्धि के कारण और वृद्धि से मुक्त गतियां। तो वृद्धि से मुक्त गतियों में किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं जो वृद्धि पर निर्भर नहीं होती। तो पौधे विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं, फिर अपनी कोशिकाओं के अंदर ये पानी की मात्रा में परिवर्तन करके गति उत्पन्न करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है या सिकुड़ जाती है। यानी कि जो छुई मुई का जो पौधा है, इसकी पत्तियों में क्या होता है, पानी भरा रहता है। तो जिस प्रकार अब जब तक हम लोग कोई टच नहीं करेंगे, इसके अंदर पानी रहेगा तो ये फूली हुई रहेगी। जैसे ही हम लोग इसको छुएंगे, टच करेंगे, तो जैसे ही इसको टच करेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर पानी को सारा का सारा बाहर निकाल देगा, यानी कि इसके अंदर पानी को कम कर देगा। और जैसे ही पानी कम होगा, छुई मुई की पत्तियां सिकुड़ जाएगी। तो यानी कि पानी की मात्रा को परिवर्तित करके न तो इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो रही, तो वृद्धि से मुक्त गति में आप ये समझेंगे कि छुई मुई का पौधा छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर यह अपनी पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी पत्तियों को सिकुड़ देता है और उसके बाद फुला लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि पर निर्भर न होने वाली अनुक्रिया। उदाहरण दे रखा है, छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि के कारण गति। तो वृद्धि के कारण गति किस प्रकार की होती है, तो वो होती है प्रकाश की तरफ, यानी कि प्रकाश के कारण जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की तरफ या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति होती है वो गुरुत्वानुवर्तन, रसायन की तरफ होने वाली गति रसायनुवर्तन, और जल की तरफ होने वाली गति को हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। ये गतियां दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, यानी कि एक धनात्मक गति होती है और एक ऋणात्मक गति होती है। यहीं से क्वेश्चन हमारे बनता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले आप मैं दो एग्जांपल समझा देता हूँ। ये मान लो कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, और अब हम समझ रहे हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो पौधा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो प्रकाश की तरफ जाता है। तो प्रकाश की तरफ गति क्या कहाँ होती है, जड़ें कभी भी प्रकाश की तरफ, यानी कि सूर्य के प्रकाश ऊपर की तरफ होता है, तो जड़ें कभी भी ऊपर की तरफ गति नहीं करती, जड़ें तो नीचे की तरफ गति करती है, यानी कि उल्टा गति करती है। और जो उल्टा गति करता है तो जड़ों की गति जो है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होती है। और पौधे की तने की जो ऊंचाई बढ़ती है, पौधे का तना जो ऊपर की तरफ गति करता है, यानी कि ऊपर की तरफ गति करता है, और सूर्य का प्रकाश भी ऊपर की तरफ होता है, तो ये कैसी गति होगी, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति हो गई। गुरुत्वानुवर्तन के लिए बात करें तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, ये पृथ्वी में नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, और नीचे की तरफ गति किसकी होती है, जड़ों की। तो जड़ें भी नीचे जा रही है, गुरुत्वाकर्षण भी नीचे जा रहा है, तो जड़ों की गति को हम लोग कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन तने की ऊंचाई ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रसायनुवर्तन में आप लोग ध्यान रखेंगे, पराग नली जो होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे परागकण पहुंच गया, जो परागण होता है पौधों के अंदर, तो यहाँ पे परागकण पहुंच गया और यहाँ अंडाशय होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो निषेचन होता है पौधों के अंदर वो अंडाशय में होता है। तो अंडाशय की तरफ कैसे आएगा, तो ये एक पराग नली आएगी। पराग नली अंडाशय की तरफ किस कारण आएगी, क्योंकि अंडाशय एक प्रकार का
रसायन स्रावित करता है केमिकल की तरफ। तो पराग नली की अंडाशय की तरफ गति जो होती है वो किसके कारण होती है, वो रसायन के कारण होती है। तो इसको हम लोग कहेंगे रसायनुवर्तन। और जल आपको पता है जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर जल होता है और जमीन की तरफ गति कौन करता है, जड़ें। तो जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती हो जाएगी और तना जल के विपरीत ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर कोई जल नहीं होता, तो तनों की गति जो होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक जलानुवर्ती हो जाएगी। अब हम लोग देख रहे हैं पादप हार्मोन के बारे में। पौधों के अंदर भी कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। पौधों के अंदर फल पकते हैं, पत्तियां गिरती, ये सब जो पौधों की गतियां होती है वो किसके कारण होती है, हार्मोन के कारण होती है। तो पौधों में हार्मोन क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। और हार्मोन पादपों के अंदर होते कौन कौन से हैं, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, एक होता है जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन होता है, एक एब्सिसिक अम्ल होता है और एक हार्मोन होता है इथाइलिन हार्मोन। इन सभी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। ऑक्सिन के बारे में पढ़ें तो यह है प्ररोग के अग्रभाग, यानी कि जो भी पौधा होता है उसके आगे वाला भाग जो होता है, टिप, यानी कि तने के आगे वाले भाग में, शाखा के आगे वाले भाग में या फिर जड़ के आगे वाले भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग में कौन होगा, ऑक्सिन हार्मोन होता है। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। ऑक्सिन के बारे में कई बार क्वेश्चन भी बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिन जो होता है इसको प्रकाश जो है ना, सूर्य के प्रकाश से नफरत है। ये प्रकाश की उल्टी दिशा में होगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश मान लो इधर की तरफ पड़ रहा है, सूर्य यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये छाया की तरफ रहना पसंद करता है, यानी कि ये ऑक्सिन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ ऑक्सिन कम रहेगा, यहाँ ऑक्सिन कम होगा और यहाँ पे ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सिन ऑक्सिन क्या कार्य करता है, ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो इधर से पौधा लंबा ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इधर से लंबा कम होगा, तो पौधे का जो झुकाव होगा वो सूर्य की तरफ हो जाएगा। यानी कि कई बार क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है दोस्तों कि पौधों के अंदर जो प्रकाशानुवर्तन गति होता है, प्रकाश की तरफ जो झुकना होता है, वो किस कारण होता है, तो वो होता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन छाया की तरफ चला जाता है, वहां ज्यादा बनेगा तो वहां कोशिकाएं ज्यादा बन जाएगी, तो वहां लंबाई बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ लंबाई कम हो जाएगी तो वहां जो है पौधा अपने आप ही मुड़ जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल से यही पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है। तो पौधों का जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो तनों की मोटाई बढ़ाने का काम करता है। मोटाई, तनों की जो मोटाई में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, जिब्रेलिन के कारण होती है। ऑक्सिन के कारण तनों की ऊंचाई बढ़ती है, जड़ों की लंबाई बढ़ती है, ये सब ऑक्सिन के कारण। साइटोकाइनिन फलों और बीजों की कोशिका में विभाजन तेज करता है और फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, साइटोकाइनिन होता है। एब्सिसिक एसिड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बोर्ड्स में भी पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखें। इसको वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कहते हैं, यानी कि वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि को कम करता है, बाकी सब वृद्धि को बढ़ाते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि को कम करता है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में ही सम्मिलित है, यानी कि बसंत ऋतु के बाद जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्तियां ऑटोमेटिक मुरझा के सारी गिर जाती है। और ये किस हार्मोन के कारण गिरती है, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के कारण गिर जाती है। इथाइलिन हार्मोन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पादप हार्मोन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वो इथाइलिन है। इथाइलिन पौधों में गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। ये पादप हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। तो फलों को पकाने में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन हार्मोन होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे जंतु हार्मोन, यानी कि मनुष्यों के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं और मनुष्यों में किस प्रकार गति को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां इन्हें कार्य करना होता है। अब इनके बारे में सुनो। पहले हमारे एक शब्द है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या डिफरेंस होता है, छोटा सा देखो। तो ये एक मैं यहाँ लिखता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होती है, नलिकाएं होती है। तो ये नलिकाएं से होते हुए इसको अपना जो स्त्राव होता है, स्त्राव को जैसे मान लो इसको पेट तक पहुंचाना है, यानी कि हमारे आमाशय या फिर छोटी आंत तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, तो इसके पास ऐसी नलिका है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक, छोटी आंत तक हमारे किसी उस अपने स्त्राव को पहुंचा दे।
लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इनके पास नलिकाएं नहीं होती। तो इन्होंने जो भी स्त्राव किया, इसके पास जो भी ब्लड आया उस ब्लड के अंदर इन्होंने अपने स्त्राव को डाल दिया। अपने ब्लड के अंदर इस स्त्राव को डाल दिया, इनके पास नलिकाएं क्या होगी, कम होती है। नलिकाएं कम है और इनके अंदर नलिकाएं होती है, तो ये नलिकाओं के द्वारा अपने स्त्राव को जहां ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। दूसरी बात है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका स्त्राव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हार्मोन, और एक्सोक्राइन जिसका स्त्रावित करते हैं उसको हम लोग या तो पाचक रस या रस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन के द्वारा जो स्त्रावित किया जाता है होता है एंजाइम। और उदाहरण की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं। और बहिस्त्राव यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथियों में आती है लार, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सब। क्वेश्चन दो बनते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है यकृत। लेकिन यकृत कैसी ग्रंथि है, यकृत एक्सोक्राइन ग्रंथि है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। क्योंकि ये किसका स्त्राव करती है, ये पित्त रस का स्त्राव करती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है थायराइड ग्रंथि। जो हमारे गले के अंदर पाई जाती थायराइड ग्रंथि, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। और तीसरा एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, यानी कि अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है अग्नाशय। क्योंकि अग्नाशय हमारे शरीर में वसा का पाचन करने के लिए अग्नाशय रस का भी स्त्रावन करता है, और अग्नाशय हमारे शरीर में ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जैसा हार्मोन भी स्त्रावित करता है। तो ये दोनों प्रकार के स्त्राव करता है, यानी कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हार्मोन की कुछ विशेषताएं होती है कि विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, यानी कि ये रसायन होते हैं तो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। इनका स्त्राव अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ये सीधे रक्त में मिल जाती है, क्योंकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के पास अपनी कोई नलिकाएं होती नहीं है, तो सीधे ही रक्त में पहुंचते हैं और रक्त के द्वारा जहां इनको अंग में पहुंचना होता है वहां पहुंचते हैं। ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं, यानी कि जिस अंग पर ये कार्य करते हैं उस अंग को हम लोग लक्ष्य अंग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो पहली हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी जो किडनी है, दो किडनियां दिख रही है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि हमारी किडनी के ऊपर की तरफ होती है और दो एड्रिनल ग्रंथियां होती है, यानी कि एक जोड़ी में होती है। और ये जो हार्मोन स्त्रावित करती है, इस हार्मोन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि आपातकालीन में जैसे मान लो हम जहां कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने अचानक से कोई कोबरा या सांप या फिर कोई शेर आके खड़ा हो गया, तो अचानक से हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी सांस लेने की दर बहुत तेज हो जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये सारे जो कंट्रोल होते हैं ना, ये किसके कारण होते हैं, ये आपातकालीन हार्मोन के स्त्रावण के कारण होते हैं। और इस आपातकालीन हार्मोन को स्त्रावित कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। सामान्य स्थिति में यह हार्मोन कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति तनाव या खतरे का सामना करता है तो ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं। और अधिवृक्क के काम क्या क्या होते हैं कि हृदय को धड़कन को बढ़ा देते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, कि अगर हमारे सामने कोई खतरा आ गया तो हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और साथ ही यह पसलियों और डायफ्राम और पसलियों की मांसपेशियों में संकुचन के कारण श्वास दर यानी कि हमारे सांस लेने की दर को भी बढ़ा देता है। अब हमारी अगली जो ग्रंथि है वो है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो हमारी होती है यकृत, लीवर। और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि हमारी थायराइड ग्रंथि, ये हमारी गर्दन में स्थित होती है, गर्दन में आपको दिख रही है। यह थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित करती है। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कई बार आपने छठी सातवीं के क्वेश्चन में पढ़ा होगा, बुक में पढ़ा होगा कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है गले में पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि जो है इसको अपना काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और जब आयोडीन इसको नहीं मिलेगा तो ये ग्रंथि जो है वो सूज जाएगी, और जब ये ग्रंथि सूज जाएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग
या फिर इसको गोइटर या फिर घेंगा रोग या गलगांड रोग भी बोलते हैं। तो ये ग्रंथि किस ग्रंथि के सूजने के कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण। और क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथि को अपना काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड ग्रंथि। इसके काम की बात करें, थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है? तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी कि पाचन को जो है वो कंट्रोल करता है। और हमारा जो ग्लूकोज होता है यानी कि भोजन C6H12O6, इसको ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ के जो है हमारी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस कितनी ऊर्जा प्राप्त करनी, इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये करता है थायराइड ग्रंथि। ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है यहाँ पर, यानी कि कितना तोड़ना, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है ना भोजन का, ऑक्सीजन जोड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीकरण की दर को भी कंट्रोल करता है और साथ ही इनका उपापचय भी करता है। आहार में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण ये गर्दन में सूजन का एक मुख्य लक्षण है, यानी कि गर्दन में सूजन आ जाती है क्योंकि थायराइड ग्रंथि बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको समय पर आयोडीन नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा अग्नाशय ग्रंथि। यह पेट के नीचे स्थित होती है। हमारी अग्नाशय ग्रंथि है जो पेट के नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस का स्त्रावित करती है और 2 हार्मोन स्त्रावित करती है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि अग्नाशयी रस का स्त्रावित करती है। एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि 2 हार्मोन का स्त्रावित करती है। एक होता है हमारा इंसुलिन और दूसरा होता है हमारा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। या रक्त शर्करा या ग्लूकोज यानी कि ब्लड के अंदर जो ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर कितनी शुगर रखनी है, उस शुगर को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन। अगर इंसुलिन कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज को हम लोग और क्या बोलते हैं? शुगर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ना कि शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी का मतलब है उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम है। और इंसुलिन कम है, शुगर होगी तो क्या होगा? इसमें रोगी के रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाएगी, यानी कि जो भी शुगर होगी वो शुगर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगी, यानी कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो कम हो जाएगी, लो शुगर हो जाएगी। और इससे हमें प्यास ज्यादा लगेगी और बहुत अधिक रोगी को पेशाब भी आने लगता है। चौथी ग्रंथि हमारी है पीयूष ग्रंथि, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक तो सेरेब्रम होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। और अग्र मस्तिष्क से एक मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि जुड़ी रहती है, उस ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और ये छोटी होती है लेकिन काम सबसे ज्यादा करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के नीचे के भाग में स्थित होती है और ये मटर के दाने के आकार की होती है। ये अन्य ग्रंथियों पर निगरानी करने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है या हार्मोन को स्रावित करती है। यानी कि कोई थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, ये ग्रंथियां अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, इन पर कंट्रोल करने के लिए ये अपना हार्मोन स्रावित करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। साथ ही पीयूष ग्रंथि जो होती है एक वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। यानी कि जो हमारी जो व्यक्ति है उसकी हाइट कितनी होगी, उस हाइट को कौन निर्धारित करता है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। उस वृद्धि हार्मोन से ही हमारी हाइट डिसाइड होती है। और अगर वृद्धि हार्मोन कम हो गया तो व्यक्ति जो क्या हो जाता है? बोना ही रह जाता है। अब अगली हमारी ग्रंथियों ने अगले 3 हार्मोन दे रखे हैं और ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये हमारे मनुष्यों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर लिंग हार्मोन का काम करते हैं और ये लैंगिक या फिर जनन अंगों के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं या जनन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। बात करें टेस्टोस्टेरोन की, यह हार्मोन प्रमुख वृषण के द्वारा जो है स्त्रावित किया जाता है। यह पुरुष जननांगों के विकास एवं सामान्य कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि पुरुष के जननांगों को विकास करने का काम टेस्टोस्टेरोन का है और इसको स्त्रावित करने का काम किसका है? वर्षण का, यानी कि टेस्टिस के द्वारा इनको स्त्रावित किया जाता है। गर्भावस्था में विकास, यानी कि बच्चे को जो है, बच्चे का किस प्रकार से विकास होगा, उस गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है? इसका मुख्य स्रोत अंडाशय, यानी कि ये फीमेल का मुख्य है, ये महिला जननांगों को विकसित करने का काम करता है और महिलाओं के अंदर जो अंडाशय होता है यहीं से जो है ये एस्ट्रोजन स्रावित होता है।
यहाँ पे दोस्तों हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पौधों और जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय को हमने एकदम अच्छे से पढ़ा। मैं आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा आपको और सारी बातें जो मैंने बताई समझ में भी आई होगी और पूरे के पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। कोई भी इसमें एक भी पॉइंट कम नहीं है। आप यहाँ से अपनी बोर्ड की तैयारी करके जाएं और बहुत ही अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में नोट्स लिखे हुए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।